वेलकम टू डीपी जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्सियत की जिन्होंने जीवन के संघर्ष के द्वारा ना सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को दिशा दिखाने का काम भी किया। बाबा साहब के नाम से पॉपुलर ये एक इंडियन जर्नलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज 14 अप्रैल के दिन इन्हीं महान शख्सियत की जयंती मना रहे हैं, तो यह एक सही मौका है इनके जीवन के संघर्ष को डिटेल में जानने का। डॉक्टर अंबेडकर के नाम और उनके काम से तो लगभग सभी परिचित होते हैं, लेकिन इन्होंने जीवन के जिन स्ट्रगल का सामना किया इनके बारे में अक्सर कम ही बात होती है। इसीलिए आज के वीडियो में हम एक लीडर बनने से पहले डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष की बात करेंगे और देखेंगे किस तरह दलित लीडर की तरह उनका विकास हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1891 भीमाबाई और रामजी मोलोजी सकपाल के घर एक बेटे का जन्म होता है। रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे जो कि मध्य प्रदेश के महू में तैनात थे। माँ भीमाबाई अपने बेटे को भीम बुलाने का फैसला लेती है। इनके जन्म से पहले ही राम जी के एक चाचा जो सन्यासी का जीवन जी रहे थे, एक भविष्यवाणी करते हैं कि जन्म लेने वाली यह संतान एक दिन बड़े फेम हासिल करेगी। राम जी और भीमाबाई की पहले से ही कई संतानें थीं, जिसके बावजूद उन्होंने भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने की ठान ली थी। 2 साल बाद राम जी आर्मी से रिटायर हो जाते हैं और पूरी फैमिली डुपाली चली जाती है, जो कि महाराष्ट्र की रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये मुख्यतः यहीं से बिलोंग करते थे। भीम को 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है, लेकिन पूरे परिवार के लिए राम जी को रही छोटी सी आर्मी पेंशन पर गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में राम जी के कुछ दोस्त उनके लिए सतारा में जॉब ढूंढ लेते हैं, तो परिवार एक बार फिर मूव करता है। लेकिन कुछ समय बाद ही इन्हें एक ट्रेजेडी से गुजरना पड़ता है। भीमाबाई जो कुछ समय से बीमार चल रही थीं, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद भीम को की चाची मीरा बच्चे को देखने का जिम्मा उठा लेती हैं। राम जी महाभारत और रामायण की कहानियाँ बच्चों को सुनाया करते और उनके लिए डिवोशनल सॉन्ग भी गाया करते थे। इस तरह भीम उनके भाई बहनों को की होम लाइफ अभी भी हैप्पी थी। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि भीमराव के लिए सब कुछ आसान था। आइए देखते हैं दोस्तों आगे चलकर किस तरह के मुश्किलों का सामना उन्होंने किया। छोटी उम्र में ही भीमराव का ध्यान इस ओर जाता है कि उनकी और उनके परिवार के साथ कुछ अलग व्यवहार किया जाता है। स्कूल में उन्हें बाकी स्टूडेंट के डेस्क से दूर रूम के एक कोने में एक मैट पर बैठना पड़ता था। ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पिया करते थे। भीम को यह समझ नहीं आता था कि आखिर इनके साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाता है, इनमें ऐसा क्या गलत है। एक बार उन्हें और उनके बड़े भाई को समर हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए गोरेगांव ट्रेवल करना था, जहां उनके पिता कैशियर के रूप में काम कर रहे थे। ये ट्रेन से उतरकर लंबे समय तक स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं, लेकिन राम जी इनसे मिलने नहीं आ पाते हैं। भीम और उनके भाई काफ़ी वेल ड्रेस, क्लीन और पोलाइट थे। स्टेशन मास्टर थोड़ा काइंडनेस दिखाते हुए इनके पास आते हैं और पूछते हैं ये लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस पर भीम बिना कुछ सोचे उन्हें बता देते हैं कि वे लोग महार हैं। यह सुनकर स्टेशन मास्टर एकदम हैरान रह जाता है और इसके फेस के काइंडली एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है और वे इनके पास से वापस लौट जाता है। इसके बाद भीम अपने फादर तक पहुंचने के लिए कार्ट हायर करने के लिए सोचते हैं, लेकिन कार्ट मैन तक बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अनटचेबल हैं और इसलिए वह इन सब से बात भी नहीं करना चाहते थे। फाइनली इन्हें जर्नी की कास्ट का डबल पे करने के लिए राज़ी होना पड़ता है और साथ ही कार्ट को खुद ही ड्राइव करना पड़ता है। कार्ट ड्राइवर कार्ट के साथ पैदल ही चलता है क्योंकि उसको इनसे पॉल्यूट होने का डर था। हालांकि वह एक्स्ट्रा मनी की वजह से वह कार्ट को बाद में प्यूरिफाई करने पर राज़ी हो गया था। इस पूरी जर्नी के दौरान भीम जो कुछ भी हुआ उसके बारे में
लगातार सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आता है। वे और उनके भाई एकदम क्लीन और नीट ड्रेस थे, फिर भी उनके स्पर्श से सभी चीज़ें पॉल्यूट कैसे हो सकती थीं। भीम इस इंसिडेंट को कभी नहीं भुला पाते हैं। जैसे जैसे वे बड़े हुए, इस तरह की सेंसलेट इंसल्ट ने उन्हें रियलाइज कराया कि हिंदू सोसाइटी जिसे अनटचेबिलिटी कहती है, वो एकदम स्टूपिड, क्रूल और अनरीजनेबल है। इनकी बहन का हेयर कट उनको घर पर ही करना पड़ता था, क्योंकि गांव के बार्बर को एक अनटचेबल द्वारा पॉल्यूट होने से में डर लगता था। अगर भीम अपनी सिस्टर से पूछते कि वो अनटचेबल क्यों है, तो उनके पास एक ही जवाब होता था कि ऐसा हमेशा से होता आया है। भीम इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। वे जानते थे कि ऐसा हमेशा से होता रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि इसके पीछे कोई जस्ट रीज़न है या आगे भी ऐसा ही होता रहना चाहिए। ये सब चेंज हो सकता है। दोस्तों, ये तो हुई भीमराव जी की कास्टिज़्म के साथ कुछ शुरुआती अनुभवों की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टडीज़ में उनका परफॉर्मेंस कैसा था। भीम की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी थी। स्कूल में एक टीचर थे जो हाई कास्ट होने के बावजूद भीम को काफ़ी पसंद करते थे। उनका नाम था कृष्णजी केशवा अंबेडकर, जो भीम का काबिलियत पहचानते हुए उनके अच्छे काम की तारीफ करते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने ही भीम का लास्ट नेम अपने खुद के सरनेम अंबेडकर से चेंज किया। इससे पहले स्कूल में भीम का सरनेम उनके फादर ने दावेकर रजिस्टर करवाया था, जिसका अर्थ था ये अपने नेटिव विलेज अम्बा दावे से आते हैं। दोस्तों, जब भीम के फादर ने दोबारा शादी का फैसला किया तो भीम काफ़ी दुखी हो जाते हैं। वो अभी भी अपने मदर को काफ़ी मिस करते थे। ऐसे में वे यहाँ से बॉम्बे भाग जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी चाची का पर्स चुराने का फैसला किया। फाइनली जब उनके हाथ में ये पर्स लगा तो उसमें एक छोटा सा सिक्का ही था। भीम को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने उस पैसे को वापस रखा और खुद से एक वादा किया कि वह पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे और इंडिपेंडेंट बनेंगे, और अपनी कड़ी मेहनत से जल्द ही वह सबकी तारीफ का पात्र बन गए और सभी टीचर्स का दिल उन्होंने जीत लिया। इसके बाद टीचर भीम के पिता राम जी से आग्रह करते हैं कि अपने बेटे भीम को बेस्ट एजुकेशन दे। इनके कहने पर राम जी अपनी फैमिली के साथ बॉम्बे मूव कर जाते हैं। यहाँ उन्हें एक ऐसे एरिया में रहना पड़ता है जहाँ गरीब से गरीब लोग रहा करते थे, और वो भी एक छोटे से कमरे में। भीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल एल्फिस्टन हाई स्कूल में दाखिला ले पाते हैं। एक छोटी सी रूम में पूरा परिवार का एक साथ रहने की वजह से वह बहुत क्राउड फील होता था और बाहर से आवाज़ भी बहुत आया करता था। इसीलिए भीम स्कूल से आने के बाद सो जाया करते थे और फिर उनके फादर उनको 2 बजे उठा दिया करते थे। इस समय सब शांत हुआ करता था और भी अपना होमवर्क और पढ़ाई शांति से कर सकते थे। इस बड़े शहर में जहां लाइफ विलेजेस से ज़्यादा मॉडर्न थी, भीम पाते हैं कि उन्हें अभी अनटचेबल बोला जाता है और ऐसा ट्वीट किया जाता है जैसे वो बहुत अलग और ख़राब हैं। यहाँ तक कि उनके फेमस स्कूल में भी ये सब होता था। एक दिन टीचर ने सम सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया। इस पर क्लास के सभी लड़के एकदम खड़े हो गए और नाराज़गी दिखाने लगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके लंच बॉक्सेस रखे हुए थे और उनका मानना था कि भीम उनके खाने को पॉल्यूट कर देंगे। और जब भीम संस्कृत शिक्षा लेना चाहते थे तो उन्हें कहा जाता है कि ये अनटचेबल के लिए फॉरबिडन है, इसलिए उन्हें पर्जन पढ़नी पड़ती है। हालांकि उन्हें आगे चलकर खुद से संस्कृत को भी सीखा। खैर, इसी बीच 17 साल की एज में भीम ने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया। अपनी कम्युनिटी से ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। उस समय अर्ली मैरिज कॉमन हुआ करती थी, तो इसी साल भीम की शादी रामाबाई से कर दी गई। भीम ने पढ़ाई में अपनी मेहनत जारी रखी और नेक्स्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डिक्टेंशन से पास किया, लेकिन अब इससे आगे राम जी स्कूल फीस पे करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे।
ऐसे में भीम के एक शुभचिंतक ने वरुणा के महाराजा सायोजीराव गायकवाड़ तृतीय को भीम की रिकमेंडेशन भेजी। सायोजी महाराज ने उन्हें मंथली स्कॉलरशिप ग्रांट कर दी। इस स्कॉलरशिप को की हेल्प से भीमराव 1912 में अपनी बीए पास कर ली और इसके बाद उन्हें सिविल सर्विसेज में एक जॉब दे दी जाती है। लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के बाद ही उनको बॉम्बे अपने घर जाना पड़ता है, क्योंकि राम जी बहुत बीमार पड़ गए थे और कुछ समय बाद ही उनका स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद 1913 में दोस्तों भीमराव को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। दरअसल बड़ौदा के महाराजा एक स्कीम शुरू करते हैं जिसके तहत कुछ आउटस्टैंडिंग स्कॉलर को स्टडीज के लिए एब्रॉड भेजा जाना था। भीमराव भी इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसके अनुसार अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद 10 साल उन्हें वरुणा स्टेट को सर्व करना था। इस तरह 1913 में भीमराव यूएसए चले जाते हैं और न्यूयॉर्क में स्थित फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं। इनके मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी थे। 2 साल के अंदर एमए की डिग्री हासिल कर लेते हैं और अगले ही साल पीएचडी थीसिस की डिग्री भी प्राप्त कर लेते हैं, जिसके बाद वो कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले जाते हैं और वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि उन्हें कोर्स पूरा होने से पहले ही लंदन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि स्टेट ऑफ वरुणा द्वारा दी गई स्कॉलरशिप एक्सपायर हो जाती है। भीमराव को 3 साल का इंतज़ार करना पड़ता है लंदन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि तय रहता है कि भीमराव वरुणा को सर्व करने के लिए वापस आ जाते हैं। इन्हें वरुणा सिविल सर्विसेज में एक शानदार जॉब दी जाती है। भीमराव के पास अब डॉक्टरेट की उपाधि थी और एक टॉप जॉब के लिए ट्रेंड हो रहे थे, लेकिन इन सब के बाद भी उनको हिंदू सब कास्ट सिस्टम के वे फीचर का सामना करना पड़ता है। ये सब और ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वह पिछले 4 साल से देश के बाहर रह रहे थे। अनटचेबल के लेवल से एकदम फ्री और दूर। जिस ऑफिस में वे काम कर रहे थे वह कोई भी उन्हें फाइल्स और पेपर हाथ में नहीं देता था। सर्वेंट उनकी डेस्क पर फाइल फेंक दिया करता था, ना ही उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाता था। रिस्पेक्ट देना तो दूर की बात है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ उनकी कास्ट की वजह से होता था। भीमराव जी को रूम के लिए बहुत सारे होटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रूम देने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में उन्हें एक पारसी गेस्ट हाउस में रहने की जगह मिलती है, और वो भी तब तक उन्होंने अपने कास्ट को सीक्रेट रख लिया था। यहाँ उन्हें बहुत अनकम्फर्टेबल कंडीशंस में रहना पड़ता है। भीमराव जी उम्मीद कर रहे थे कि अपनी सिविल सर्विसेज जॉब के थ्रू अपने रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लेंगे, लेकिन इससे पहले ही एक दिन सुबह जब वह काम के लिए निकल ही रहे थे, गुस्साए हुए लोगों का एक गैंग उनके कमरे के बाहर लाठियों के साथ खड़ा था। ये लोग भीमराव जी को होटल को पॉल्यूट करने का आरोप लगाते हैं और धमकी देते हैं कि शाम तक यहाँ से निकल जाएं, वरना ऐसे में भीमराव क्या करते। वह बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं। कोई और चॉइस ना होने के कारण नई जॉब के लिए सिर्फ 12 दिन बाद ही इन्हें बॉम्बे वापस लौटना पड़ता है। बॉम्बे में वे एक छोटा सा बिजनेस करते हैं, जिससे वे लोगों को इन्वेस्ट पर एडवाइस देते हैं, लेकिन कस्टमर्स को जैसे ही उनके कास्ट के बारे में पता चलता है, ये बिजनेस भी फेल हो जाता है। यानी काबिलियत भले ही कितनी भी हो, सिर्फ एक कास्ट के लेबल की वजह से भीमराव जी को हर जगह अवहेलना और तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, इसके बाद भीमराव जी लाइफ का एक नया फेज शुरू होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। 1918 में भीमराव बॉम्बे के सिडनम कॉलेज में लेक्चर बन जाते हैं और यहाँ स्टूडेंट के बीच एक ब्रिलियंट टीचर और स्कॉलर के रूप में उनकी पहचान बन जाती है। इसी समय उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक की शुरुआत भी की, जो कि अनटचेबल की आवाज़ बनता है। भीमराव जी ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज और अटेंड भी करना शुरू किया। वो जान चुके थे कि दलित के सफरिंग को पब्लिश करने की ज़रूरत है और उनके इक्वल राइट के लिए फ़ाइट करना भी ज़रूरी है। उनकी खुद की ज़िंदगी ने उन्हें इस संघर्ष की
अहमियत समझा दी थी। 1920 में अपने कुछ दोस्तों की मदद से भीमराव लंदन वापस जा पाते हैं और एलएसई में अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाते हैं, जिसके साथ उन्होंने ग्रेस साइंस में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए भी इनरोल करा लेते हैं। 1923 में वह एलएससी से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि के साथ इंडिया वापस आते हैं और इस वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशन से डॉक्टरेट हासिल करने वाले वह शायद पहले भारतीय रहे होंगे। इसके अलावा बैरिस्टर ऑफ लॉ में भी क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन उन्हें पता था इंडिया में कुछ भी नहीं बदला है। इनकी क्वालिफिकेशन अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के सामने कोई मायने नहीं रखती थी। वह अभी भी उनके कैरियर के लिए प्रॉफिटिकल ही थी, लेकिन अब उन्होंने दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल कर ली थी और दलित कम्युनिटी को लीड करने की पूरी काबिलियत रखते थे। ये अपने समय के बेस्ट माइंड के साथ इक्वल टर्म पर आर्ग्यू कर सकते थे और उन्हें परसुएट भी कर सकते थे। और दोस्तों, वे लॉ के भी एक्सपर्ट थे और ब्रिटिश कमीशन के आगे एक गिफ्टेड स्पीकर की तरह कन्विंसिंग एविडेंस दे सकते थे। भीमराव जी ने अपने आगे की ज़िंदगी इसी टास्क को समर्पित कर दी। एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को जानते हुए भीमराव ने 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की। इसका काम हॉस्टल, स्कूल और फ्री लाइब्रेरी सेटल करना था, जिसके बाद 1927 में महार सत्याग्रह हो, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दलित राइट को इंश्योर करना, भीमराव जी ने दलित के हित के लिए ही काम किया। दोस्तों, ये तो थी कहानी एक ऐसे संघर्ष की जो पूरे दलित कम्युनिटी को आगे चलकर प्रेरित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना सिर्फ दलितों के लीडर बने, बल्कि सभी पिछड़ी कम्युनिटी के राइट की बात उन्होंने की। वह ह्यूमन राइट के पक्षधर थे। उन्होंने अपने जीवन में आई कठिनाई से काफ़ी कुछ सीखा और कभी हार नहीं मानी। उन्हीं के प्रेरणा से एक लीडर के रूप में खुद को विकसित किया। ऐसे महान शख्सियत को उनकी जयंती पर डीपी जय हिंद परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जय हिंद।